हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ सिनेमा के अननोन फैक्ट्स। एक सिनेमा लवर को ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। अगर आपको ये सारे फैक्ट्स पता हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे फैक्ट्स आपके लिए मैं लेके आता रहूँ। तो उसी सीरीज़ में आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पहला फैक्ट। कभी भी किसी भी बॉक्स ऑफिस पे किसी भी मूवी का परफॉर्मेंस डिसाइड होता है कि वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। कि अगर कोई मूवी 100 करोड़ रुपए की बनी हुई है तो वो अगर 200 करोड़ कमाती तो फिर वो मूवी हिट का टैग पाएगी, मतलब उसने डबल अपना इन्वेस्टमेंट अर्न किया है। अब यही चीज़ अप्लाई होती है आपकी हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी डिसाइड करने में। लेकिन आपको पता है कि एक ऐसी मूवी है जिसने बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट अर्न करके दिया है अपनी लागत से। अगर आपके दिमाग में दंगल चल रही है, जिसने अपनी लागत का 26 गुना ज़्यादा कमा के दिया था, वो सिर्फ 75 करोड़ की बनी थी और कुछ 1961 करोड़ उसने कमाए थे बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन अगर दंगल है आपका आंसर तो मेरे हिसाब से आप गलत हैं। इसका सही आंसर है जय संतोषी माँ। ये मूवी 1975 में आई थी और इस मूवी की लागत सिर्फ 5 लाख रुपए थी और इसने 100 गुना, यानी कि अपनी लागत से 100 गुना ज़्यादा पैसा कमाया था बॉक्स ऑफिस पे। इसने 5 करोड़ रुपए कमाए थे उस जमाने में। तो आप सोच सकते हैं कि किसी एक मूवी ने 100 गुना ज़्यादा पैसा कमाया। और खासियत ये थी कि ये उस टाइम पर रिलीज हुई थी 1975 में, जब दीवार और शोले इस टाइप की पिक्चर रिलीज हुआ करती थी। और ये मूवी उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर थी, मतलब कि उस साल के पहले नंबर पे थी आपकी शोले और दूसरे नंबर पे जय संतोषी माँ। और इस मूवी का क्रेज इतना ज़्यादा था कि लोग जब थिएटर में आते थे तो अपने जूते चप्पल सिनेमा हॉल के बाहर ही उतार के आते थे। और जब मूवी ख़त्म होती थी तो पूरे सिनेमा हॉल में प्रसाद बंटता था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्रेज़ रहा होगा उस मूवी का। और खासियत ये थी कि इस मूवी में कोई भी बड़ा स्टार नहीं था। जो इतनी बड़ी मूवी हिट हुई बॉक्स ऑफिस पे और इसने गोल्डन जुबली की थी, यानी कि 50 हफ्ते ये मूवी सिनेमा हॉल में लगी रही। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 साल तक कोई मूवी सिनेमा हॉल में चलती रही हो। तो वो क्रेज़ था उस मूवी का। तो आप समझ ही सकते हैं कि डेफिनेटली उसने इतनी बड़ी कमाई की होगी। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगर मैं 3 मूवी का नाम लूँ, आपसे कहूँ कि कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, अगर मैं इन तीनों का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में एक ही पिक्चर घूमती है, करण जौहर। क्योंकि आपको लगता है कि ये तीनों मूवी उन्होंने ही डायरेक्ट की हुई, लेकिन आप शायद गलत हैं। कल हो ना हो मूवी जो है वो निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट की थी, करण जौहर ने नहीं। बाकी की ये दोनों मूवी जैसे कि कभी खुशी कभी गम और कभी अलविदा ना कहना, ये 2 मूवी थी जो करण जौहर ने डायरेक्ट की थी, लेकिन कल हो ना हो निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट की थी। MS धोनी मूवी अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की मूवियों की लिस्ट में एक अलग स्थान रखती है। लेकिन आप ऑडियंस से कभी पूछेंगे तो वो हमेशा कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की एक हिट मूवी MS धोनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। MS धोनी बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हो पाई थी। उसका रीज़न ये था कि ये मूवी 80 करोड़ रुपए में बनी थी और इसने सिर्फ 133 करोड़ रुपए कमाए थे बॉक्स ऑफिस पे। इसको हिट होने के लिए कम से कम 160 करोड़ रुपए कमाने थे, जो जस्ट डबल था उसका बजट का अमाउंट। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शायद महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी रॉयल्टी में 40 करोड़ रुपए ले लिए थे, जिससे इसका जो बजट था ना वो काफ़ी बढ़ गया था। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ प्लस, या आप कह सकते हैं कि प्लस की कैटेगरी होती है बॉक्स ऑफिस में, कि जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करके थोड़ा सा प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। प्रियदर्शन को बॉलीवुड का कॉमेडी किंग कहा जाता है और उनकी मूवीज़ जैसे कि हेरा फेरी थी, हंगामा थी, हलचल थी, भागम भाग, इस टाइप की मूवीज़ आई और वो बहुत ज़्यादा हिट हुई बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन आपको पता है कि हेरा फेरी 2 मूवी थी जो उन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी। उस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज बोरा ने। नीरज बोरा जिनको आप अगर याद करें तो बोल बच्चन में उन्होंने एक्टिंग भी की थी। अभी कुछ ही साल पहले आई मूवी तुम्बाड़ की एक खासियत ये थी कि उस मूवी की शूटिंग 5 साल लगातार हुई थी, क्योंकि उस मूवी में उनको दिखाना था कि उसमें श्राप लगा हुआ है उस जगह को और वहाँ पे सिर्फ बारिश होती रहती है। तो उसकी शूटिंग सिर्फ बारिश के दिनों में हो सकती थी, इसलिए वो बारिश के सीजन में को टारगेट किया जाता था उस मूवी के लिए। और 5 साल तक ऐसा करते करते उस मूवी को बनाया गया। पर हमने उसे जगाया ही क्यों? क्योंकि अस्तर का शाप हमारे लिए वरदान है। और खासियत ये रही कि जो उसके लीड एक्टर थे सोहम शाह, उन्होंने 5 साल तक अपनी बॉडी को, अपने फेस को बिल्कुल सेम मेंटेन रखा उस मूवी के रोल के लिए। राजकुमार हिरानी यानी कि राजू हिरानी, आपने उनको
बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाते हुए देखा है। मतलब उन्होंने अपनी जर्नी मुन्ना भाई से स्टार्ट की, फिर लगे रहो मुन्ना भाई, फिर 3 इडियट्स, फिर उसके बाद पीके और उसके बाद संजू। तो ये उनका ग्राफ रहा और हमेशा से उनका कलेक्शन बढ़ता गया और उनकी आज तक कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप नहीं हुई। लेकिन आपको ये पता है कि आपने उनको उससे पहले भी देखा है, जब उन्होंने अपनी जर्नी बॉक्स ऑफिस पे स्टार्ट की है मुन्ना भाई से, उसके पहले भी आपने उनको देखा होगा। आप थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि उसके पहले आपने उनको फेविकॉल के ऐड में देखा है। वो जब मूवी डायरेक्ट करने से पहले वो ऐड डायरेक्टर हुआ करते थे। फेविकॉल के ऐड में वो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देंगे। वो ऐड उस टाइम पे टीवी पे बहुत ज़्यादा फेमस था। अगर आप उस ऐड को यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये हाँ, ये तो राजकुमार हिरानी है। मानते ही नहीं। अरे कितनी बार समझाया है, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। फर्नीचर का साथी जिसकी निशानी है हाथी। सिम्बा मूवी में आपको याद होगा जब रणवीर सिंह मिलने जाते हैं सोनू सूद से और अपना हिस्सा बढ़ाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अभी ये चीज़ 70 रुपये की आती थी, अब ये 100 रुपये की आने लगी, तो 30% महंगाई बढ़ गई। लेकिन अगर आप उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो कुछ 43% की हाइक होगी। ना उसका मैं बताता है बहनी, 3 महीने पहले कांदे का क्या भाव था मार्केट में? 70 रुपए। और अभी कितना है? 100। देखा, महंगाई टचिंग स्काई सर। परसेंट वाइज देखो तो कांदे का भाव 30% बढ़ गया। तो आप अगर स्क्रिप्ट राइटर को ये एग्जाम्पल डालना था 30% वाला, तो उनको मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू 100 रुपये बोलनी चाहिए थी और फिर बोलना चाहिए था वो 130 रुपये की हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो थोड़े मैथ्स में वीक रहे होंगे। युवाओं के चहेते ऋतिक रोशन और उनके पापा राकेश रोशन, उनके चाचा राजेश रोशन, ये सब लोग अपना सरनेम रोशन यूज़ करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि रोशन इनका एक्चुअल सरनेम नहीं है। इनका एक्चुअल सरनेम है नागरथ। इनके बाबा हुआ करते थे रोशन लाल नागरथ। वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे और उसके बाद से इनके पापा ने उनका नाम, उनका फर्स्ट नेम एज अ सरनेम यूज़ किया और उसके बाद इनकी पूरी फैमिली रोशन यूज़ करती है। एक्चुअल में उनका सरनेम नागरथ है। ऋतिक रोशन जैसा ही केस नील नितिन मुकेश का भी है, क्योंकि मुकेश उनके बाबा का नाम है, नितिन उनके पापा का नाम है और नील उनका नाम है। लेकिन उनका अगर एक्चुअल सरनेम बोलें तो उनका एक्चुअल सरनेम माथुर है, जो मुकेश ने हटा दिया था। उसके बाद से वो लोग अपने बाबा का, अपने पापा का नाम ही यूज़ कर रहे हैं एज ए सरनेम। और आपको याद होगा कि नील नितिन मुकेश के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी एक अवार्ड फंक्शन में, जब पूछा था शाहरुख खान ने कि आपको इसमें नील नितिन मुकेश, लेकिन इसमें भाई सरनेम कहाँ है? नील नितिन मुकेश, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। इसके बाद आते हैं अपने लास्ट सिनेमा फैक्ट पे। एक मूवी बनी थी कैश और लैला। ये एक लैला मजनू के ऊपर एक लव स्टोरी थी जिसको के आसिफ ने डायरेक्ट किया था। के आसिफ वही है जिन्होंने आपकी मुगले आजम डायरेक्ट की थी और उनकी खासियत थी कि वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाते थे, बहुत उनको टाइम लगता था मूवी बनाने में। तो ये मूवी की खासियत ये थी कि ये मूवी 1963 में स्टार्ट हुई बनना और 1986 में जाके कंप्लीट हुई। मतलब इसको 23 साल लग गए रिलीज़ होने में। और इस मूवी की सर खासियत थी कि वो स्टार्ट हुई थी गुरुदत्त को एज ए लीड रोल लेके, फिर उनकी अगली साल मौत हो गई। फिर उसके बाद संजीव कुमार आए, संजीव कुमार के बाद ये मूवी फिर बनी और उसके बाद बीच में क्या हुआ कि कुछ डायरेक्टर के आसिफ की डेथ हो गई। तो ये मूवी पड़ी रही काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद उनकी वाइफ ने कुछ और लोगों की हेल्प लेके ये मूवी को फाइनली 86 में रिलीज़ किया। लेकिन ये मूवी को रिलीज़ होने में लगभग 23 साल लग गए और इस पर जो स्टारकास्ट स्टार्ट किए थे काम करना, वो लोग काफ़ी लोग या फिर तो बहुत बुढ़े हो चुके थे या फिर वो मर चुके थे। इनमें से खुद गुरुदत्त, संजीव कुमार, ये सब लीड रोल में थे और वो सब उस टाइम पे उस मूवी को रिलीज़ होते हुए देख नहीं पाए। तो ये थे आज के कुछ अननोन सिनेमा फैक्ट्स। आपको कैसे लगे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही फैक्ट्स आपके लिए लेके आऊँगा अगली सीरीज़ में। और उसके साथ साथ अगर आपका किसी और मूवी का रिव्यू कराने का मन है या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेरे पेज फेसबुक के पेज सिनेमा पे भी यही सारी चीज़ें कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा किसी सिनेमा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।